प्रिय विद्यार्थियों, पिछले दिनों से मैं आप लोगों को प्रत्यक्ष करों के आधारभूत ढांचे में किस तरह का ढांचा है और उसमें सुधार क्या हो सकते हैं, सुधार से संबंधित सुझाव क्या हो सकते हैं, उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे थे। आज अपन देखेंगे प्रत्यक्ष करों का जो आधारभूत ढांचा है उसमें सुधार के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं। प्रत्यक्ष करों का जो ढांचा है उसमें कुछ कमियां हैं और उन कमियों के संबंध में अपने को सुझाव देने हैं। ऐसी परीक्षा में आप लोगों से अपेक्षा की जाती है कि जो भी सिस्टम चल रहा है उसमें और क्या सुधार हो सकता है। तो सबसे पहले अपन सुझाव देंगे, न्यूनतम कर सीमा को बढ़ाया जाए। अपने देश में न्यूनतम कर सीमा लागू कर रखी है, उसके बाद में उस सीमा से कोई अधिक इनकम कमाता है या उसकी इनकम होती है तो करियों की सीमा में आ जाती है। वर्तमान समय में ये 2.5 लाख रुपए कर रखी है, लेकिन वर्तमान समय में और इस महंगाई के दौर को और लोगों की इनकम को देखते हुए इस सीमा को और बढ़ाया जाना चाहिए। ये पहला सुझाव देंगे। दूसरा सुझाव दे रहे हैं, कर की दरों को कम किया जाना चाहिए। कर की दरें जो दे रखी हैं वर्तमान में, उन दरों में भी कमी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर दरें होती हैं तो उससे लोग कंफ्यूज होते हैं। तो सरकार से ये अपेक्षा है कि करों की जो दर है और जो संख्या है उनको कम किया जाना चाहिए। वर्तमान में अधिकतम कर की दर 30% दे रखी है। इस दर को और कम करें ताकि अधिकाधिक लोग कर देने के लिए तैयार हों और कर से बचने की कोशिश न करें। नेक्स्ट सुझाव है, कर वंचना को रोकने के प्रभावपूर्ण व्यवस्था की जाए। कर वंचना, टैक्स से लोग बचना चाहते हैं, उस कर वंचना को रोकने की प्रभावपूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। हमारे देश में कर वंचना की या कर न देने की प्रवृत्ति बहुत अधिक है। सरकार के प्रत्यक्ष कर विभाग के पास कर वंचना को रोकने की कोई प्रभावपूर्ण व्यवस्था नहीं है। इस विभाग के पास भी CID जैसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए ताकि कर वंचना करने वाले करदाताओं का सही पता लगाया जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। अगला सुझाव, ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देना चाहिए। हर डिपार्टमेंट में कुछ ईमानदार कर्मचारी भी होते हैं, सारे एक जैसे नहीं होते। अतः ईमानदार कर्मचारियों को प्रोत्साहन और पुरस्कार देना चाहिए ताकि उनको प्रेरणा मिलती रहे। अगला सुझाव, कर निर्धारण शीघ्र होना चाहिए। करदाता द्वारा कर की विवरणी, टैक्स रिटर्न प्रस्तुत करने के बाद उसका कर निर्धारण उचित समय में कर दिया जाना चाहिए। करदाता को इस कार्य के लिए बार बार विभागीय कार्यालयों में नहीं बुलाया जाना चाहिए। केवल बहुत ही ज़रूरी परिस्थितियां हों तभी उसे बुलाएं। अनावश्यक रूप से उसे परेशान न किया जाना चाहिए। ये इस तरह का एक अच्छा सुझाव बनता है। कर निर्धारण शीघ्र होना चाहिए। वर्तमान समय में व्यवस्था ये है कि जिस वित्तीय वर्ष में आय कमाई जाती है उसके जस्ट अगले वित्तीय वर्ष में और कर की विवरणी पेश की जाती है। सामान्य रूप से उस विवरणी का जो समय है वो जुलाई माह होता है। तो अपना सुझाव ये है कि कर निर्धारण है वो शीघ्र हो जाना चाहिए ताकि कर्मचारी अपने आप को फ्री महसूस करे। कर वसूली की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू किया जाए।
अनेक करदाता उनके द्वारा देय करों का उचित समय पर भुगतान नहीं करते हैं। अतः कर की वसूली की प्रक्रिया इस तरह से होनी चाहिए कि दीर्घकाल से जिनके ऊपर करों की बड़ी राशि बकाया चल रही है वो भी यथाशीघ्र बकाया कर को चुका दें। ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन, जैसे अपन ने कर्मचारियों को प्रोत्साहन दिया उसी तरह से अगला सुझाव ये बनता है कि जो ईमानदार करदाता हैं, जो टाइम पर अपना कर चुकाते हैं, उनको भी प्रोत्साहन करना चाहिए सरकार को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। कर प्रणाली को सरल बनाया जाए। कर प्रणाली अत्यंत जटिल होने के कारण करदाता को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त व्यय करने पड़ते हैं। तो कर प्रणाली को इतना सरल बनाया जाए कि आम आदमी को किसी अन्य के पास में या अन्य एक्सपर्ट के पास में कर से संबंधित कामों के लिए नहीं जाना पड़े। और फिर लास्ट में एक सुझाव दे सकते हैं, नया कर लगाते समय दूरदर्शिता का ध्यान रखा जाए। यदि कोई नया कर लगाया जाता है तो लगाने से पहले उस कर के संबंध में उत्पादन और वितरण आदि पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के उचित निर्णय लिया जाना चाहिए। तो ये कर ढांचे के संबंध में कुछ सुझाव अपन ने देखे हैं। उसके बाद में आज सेकंड नंबर पर एक थ्योरेटिकल चैप्टर और है जिसकी शुरुआत करेंगे अपन कर नियोजन की अवधारणा एवं महत्व। कर नियोजन आपका जो पेपर है उसका नाम ही टैक्सेशन एंड टैक्स प्लानिंग है। तो टैक्स प्लानिंग को अपन समझें कि टैक्स प्लानिंग है क्या। जब कोई व्यक्ति कर कानून में दी गई छूट, राहत, कर अवकाश जिसको टैक्स हॉलिडे कहते हैं एवं कटौती का लाभ लेते हुए अपने कर दायित्व को न्यूनतम करता है तो इसे कर नियोजन कहते हैं। कर दायित्व को न्यूनतम करे, ऐसी प्लानिंग करे कि उसका कर दायित्व न्यूनतम हो जाए और वो प्लानिंग भी कानून सम्मत होनी चाहिए। कानून के खिलाफ प्लानिंग नहीं हो। कानून में कोई छूट दी गई है तो उसको प्राप्त करें, कोई इसी तरह से राहत या रिलीफ दी गई है उसे प्राप्त करें। टैक्स हॉलिडे और अन्य कटौतियों का लाभ नियमानुसार लेते हुए अपने कर दायित्व को न्यूनतम करना टैक्स प्लानिंग कहलाता है। कुछ टैक्स प्लानिंग के संबंध में अलग अलग परिभाषाएं दी हुई हैं। उनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कर नियोजन के द्वारा करदाता अपने कर दायित्व को कम करने की दीर्घकालीन योजना बनाता है। दीर्घकालीन योजना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता है जो सरकारी नीतियों के विरुद्ध नहीं होती है। ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि प्लानिंग सरकारी नीतियों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, सरकारी नीतियों के अकॉर्डिंग या उसके अनुसार ही होनी चाहिए तथा जो उसे सरकार द्वारा दी गई विभिन्न कर छूटें, कर प्रेरणा आदि का अधिकतम लाभ उपलब्ध करा देती हैं। तो ये सार हो गया कर नियोजन का कि करदाता इस तरह से नियोजन करे, अपने टैक्स की प्लानिंग करे कि उसको कम से कम कर चुकाना पड़े, लेकिन ये प्लानिंग नियमों के दायरे में होनी चाहिए, नियमों का उल्लंघन करते हुए नहीं होनी चाहिए। तो ये प्लानिंग है। अब प्लानिंग की अपन कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। सबसे पहले प्लानिंग की विशेषता बनती है कर नियोजन नैतिक है। कर का नियोजन है वो नैतिक है, अनैतिक नहीं है, क्योंकि सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई छूट, राहत आदि का इसमें लाभ लेते हुए नियोजन किया जाता है, तो ये नैतिक है। कर नियोजन सरकारी नीतियों एवं भावना के अनुरूप होता है।
सरकार कर कानूनों में छूट, रियायत एवं सुविधा सरकारी नीतियों को मनवाने के लिए देती है तथा चाहती है कि करदाता इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ले। तो सरकारी नीतियां और भावना है उसके अनुसार फिर नियोजन किया जाता है। अगली विशेषता है कर नियोजन बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। कर नियोजन है वो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य है। कर नियोजन में कर कानून में दी गई छूट, रियायत, प्रेरणा, सुविधाओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है और लाभ तभी उठा सकते हैं जब आप अपनी बुद्धि को, अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को पॉजिटिव दिशा में सरकार के नियमानुसार उनको काम में लें। तो ये कर नियोजन की विशेषता हुई। अगली विशेषता एक हो सकती है कर नियोजन केवल कर विशेषज्ञों की सहायता से ही संभव है। प्लानिंग का काम वैसे जो टैक्स के संबंध में एक्सपर्ट हैं उनकी सहायता से ही संभव है, क्योंकि कर नियोजन से संबंधित कानून हैं उनका सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन करना पड़ता है, सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं कर नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है। कर का नियोजन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी निर्णय के केवल अल्पकालीन प्रभावों को ही नहीं देखा जाता बल्कि दीर्घकालीन प्रभावों को भी ध्यान में रखा जाता है। तो एक विशेषता ये हुई। और फिर उसके बाद में अगली विशेषता कर नियोजन के अनेक तरीके हैं। कर नियोजन का कोई एक तरीका नहीं है, कर नियोजन के अनेक तरीके हैं तथा प्रत्येक करदाता अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने लिए अनुकूल तरीका चुनता है। काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी स्थितियों के अनुसार उनका चुनाव करता है। कर नियोजन एक सकारात्मक क्रिया है। कर नियोजन के अंतर्गत कर कानून की कमियों का सहारा नहीं लिया जाता बल्कि कर कानून में प्रदान की गई छूट, रियायतें, कटौतियों आदि का अधिकतम लाभ उठाया जाता है। और लास्ट की एक विशेषता दे दो, सरकार द्वारा दीर्घकालीन कर नीति अपनाने पर ही कर नियोजन संभव है। कर नियोजन के लिए ये जरूरी है कि सरकार कर के संबंध में दीर्घकालीन नीति अपनाए, क्योंकि प्लानिंग के जो मामले हैं वो सारे के सारे दीर्घकालीन के संबंध में ही होते हैं। अतः सरकार भी दीर्घकालीन कर नीति अपनाए तो करदाता अपनी प्लानिंग सही ढंग से कर पाता है। ये अपन ने देखा कर नियोजन की विशेषताएं देखी आपने। और फिर उसके बाद में आगे अपन चलते हैं कर नियोजन की समस्याएं क्या हैं। प्रॉब्लम्स में समस्याओं को 3 तरह की कैटेगरी में आप विभाजित कर सकते हैं। कर नियोजन की सामान्य समस्या, कर नियोजन की प्रशासनिक विधान के संबंध में समस्याएं और कर प्रबंध की संगठनात्मक समस्याएं। सबसे पहले अपन देखेंगे कर नियोजन की सामान्य समस्याएं। हमारे देश में आयकर एवं 2015-16 तक धनकर भी लागू था। ये प्रत्यक्ष प्रमुख प्रत्यक्ष कर हैं। इन अधिनियमों में विभिन्न प्रकार की छूटों को प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्तें दी हुई हैं। इसी प्रकार कर मुक्तियों के लिए भी आवश्यक शर्तों का उल्लेख किया गया है। इन समस्त शर्तों की पूर्ति करना ही कर नियोजन की सामान्य समस्या है। कुछ शर्तें लगा रखी हैं
उन शर्तों की पूर्ति करनी पड़ती है। तो इसलिए वो जो शर्तें हैं वो एक समस्या के रूप में हैं। जैसे मकान किराए भत्ते के संबंध में अपन देखें तो मकान किराए भत्ते की कटौती के संबंध में शर्त ये दे रखी है कि कर्मचारी वेतन के 10% से अधिक व्यय करे। संपूर्ण भत्ते की या एचआरए की, हाउस रेंट अलाउंस की संपूर्ण कटौती प्राप्त करने के लिए उसे वेतन का 10% एवं किराए भत्ते की रकम के योग के बराबर राशि व्यय करनी होगी, तभी उसको पूरी छूट मिलेगी। ये एक समस्या हो गई। फिर कर्तव्य पालन हेतु किए गए व्ययों की पूर्ति हेतु प्राप्त विशिष्ट भत्तों के संबंध में, कर्तव्य पालन के संबंध में जो भत्ते दिए जाते हैं उनकी कर मुक्ति तभी मिलती है जब वो संपूर्ण राशि व्यय कर दे। इस तरह से ये जो सामान्य शर्तें लगा रखी हैं ये कर नियोजन की समस्याएं हैं। अगले ई व्याख्यान में इन समस्याओं को अपन थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। तब तक आपके पास में बुक उपलब्ध है, उसमें आप इन समस्याओं को अच्छे से पढ़ लें एक बार। थैंक यू।